प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाखों भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु मध्य पूर्व तथा पश्चिम यूरोप में युद्ध में भाग लिया। अन्य भारतीय नेताओं सहित गांधी जी ने युद्ध कार्रवाई का समर्थन किया। सेना के भर्ती कार्यों में उन्होंने भरपूर योगदान दिया। उन्हें आशा थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस ऐलान कि स्वाधिकार के सिद्धांत बड़े व छोटे सभी राष्ट्रों पर बराबर लागू होंगे में भारत को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन वचन निभाने के बजाय अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय राष्ट्रीयता का ही दमन कर देना चाहा और लागू किया अति कठोर भारत सुरक्षा कानून। ये वो मोड़ था जहां से मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय इतिहास को नया मार्गदर्शन देना आरंभ किया। गांधी जी के चंपारण अभियान की सफलता ने देश भर में सनसनी फैला दी। गांधी जी प्रतीक बन गए अटल सत्य, निर्भयता तथा अहिंसा के। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, गांधी जी ने करोड़ों भारतीयों को प्रभावित किया। उन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाया और जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसी समय होम रूल लीग ने स्वायत्त शासन को अपना अंतिम ध्येय निर्धारित किया। अपने लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट, तिलक तथा अन्य नेताओं ने सारे देश का दौरा किया। एनी बेसेंट ने भारत की आकांक्षाओं तथा स्वराज्य की मांग का अपनी साप्ताहिक कॉमनवील और दैनिक न्यू इंडिया में विस्तृत उल्लेख किया। एनी बेसेंट की गतिविधियां देखकर सरकार परेशान हो उठी। नजदीकी सहयोगियों सहित उन्हें उटकमंड में नजरबंद कर दिया गया। समूचे देश ने सरकार के इस कार्य की निंदा की। परिणाम स्वरूप आंदोलन को विस्तृत समर्थन मिला। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, C.R. दास, जिन्ना, मूला भाई देसाई एवं M.R. जयकर जैसे विख्यात नेता होम रूल लीग में शामिल हो गए। एनी बेसेंट को 3 महीने बाद रिहा कर दिया गया। 20 अगस्त 1917 को भारत के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि महामान्य सम्राट की सरकार की नीति स्वायत्त प्रशासनिक संस्थाओं को क्रमशः विकसित करने की है ताकि भारत में धीरे धीरे एक विश्वस्त सरकार स्थापित हो सके। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू भारत आए वायसराय तथा भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने। एनी बेसेंट को कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता सत्र का अध्यक्ष चुना गया। गुरुदेव टैगोर स्वागत समिति के प्रमुख बने। कांग्रेस ने मांग की कि भारत में स्वायत्त सरकार की स्थापना के लिए मियाद निर्धारित की जाए। एनी बेसेंट ने ऐलान किया कि भारत को आजादी प्राप्त कराने में उनका अटल विश्वास है ताकि अन्य राष्ट्रों के बीच वो गर्व से सर उठा सके। उन्होंने कहा, भारत शीघ्र ही गौरवमय, आत्मनिर्भर, सुदृढ़ और स्वतंत्र हो जाएगा। फरवरी 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उनकी मांग थी भत्ते में वृद्धि तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार। मजदूरों का नेतृत्व किया अनुसुईया बेन ने, जो मिल मालिकों के नेता अंबालाल साराभाई की बहन थी। उनके अनुरोध पर गांधी जी ने मजदूरों तथा मिल मालिकों के बीच समझौता करवाना स्वीकार किया। गांधी जी ने महसूस किया कि मजदूरों की मांगें जायज हैं। उन्होंने सलाह दी, कभी हिंसा पर उतारू न होना, हड़ताल भेदियों से कभी नहीं जूझना, दृढ़ संकल्प रहना, चाहे हड़ताल कितनी भी देर क्यों न चले। आपसी बातचीत कई दिन तक जारी रही। मजदूरों के संकल्प कुछ कमजोर पड़ते देख गांधी जी ने अनशन कर दिया। तुरंत इसका प्रभाव पड़ा। मजदूरों और मिल मालिकों के बीच एक मध्यस्थ नियुक्त करने का समझौता हुआ।
गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे अपनी 50% वृद्धि की मांग के बजाय 35% स्वीकार कर लें। 21 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई। इसी बीच गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण बाढ़ के कारण फसल तबाह हो रही थी। अकाल के हालात पैदा हो रहे थे। कृषकों ने सरकार से उस वर्ष का राजस्व निर्धारण स्थगित करने का अनुरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उगाही पर जोर दिया। मोहनलाल पंड्या नामक कृषकों के नेता ने गांधी जी से मदद मांगी। गांव का दौरा करने के बाद गांधी जी ने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। मांग अस्वीकृत होने पर गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, यानी कर विरोधी अभियान। वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ आ मिले। अन्य साथी थे शंकरलाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक तथा महादेव देसाई। किसानों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए कि वे कर अदा नहीं करेंगे। अधिकारियों ने जवाब में उनकी समस्त चल संपत्ति जब्त कर ली। खड़ी फसल, भैंसों, सोने चांदी के आभूषणों, बर्तनों तथा अन्य घरेलू सामान सभी की कुर्की कर दी गई। धमकियों, दबाव और कष्टों के बावजूद खेड़ा के किसान अपने निश्चय पर अटल रहे। आखिर सरकार ने हार मान ली। गांधी जी ने खेड़ा वासियों की निर्भयता, एकता, दृढ़ संकल्प तथा कुर्बानी की प्रशंसा की। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के करीब भारतीय मुसलमानों में हलचल मच गई। तुर्की के सुल्तान खलीफ के भविष्य को लेकर हिंदू एवं मुसलमानों की संयुक्त खिलाफत समिति ने इंग्लैंड से आग्रह किया कि तुर्की पर केवल साधारण शांति शर्तें लागू की जाएं। खिलाफत के समर्थन में हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व पर बल देते हुए गांधी जी ने कहा, विपत्ति के समय वास्तविक सहयोग ही मित्रता की सच्ची परख है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई जुलाई 1918 में। राष्ट्राभिलाषियों ने इनका जोरदार खंडन किया। तिलक के अनुसार सुधार असंतोषजनक तथा निराशापूर्ण थे। एनी बेसेंट ने कहा, सुधारों का प्रस्ताव इंग्लैंड की संकीर्णता का प्रतीक है। भारत उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकेगा। कांग्रेस का विशेष सत्र बंबई में 27 अगस्त 1918 को हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यह घोषणा हुई कि कुछ एक सुधार अच्छे होने के बावजूद संपूर्ण रूप से ये प्रस्ताव निराशापूर्ण एवं असंतोषजनक थे। होम रूल लीग ने अपने प्रतिनिधि मंडल को इंग्लैंड भेजने की घोषणा की ताकि भारतीय नजरिया पेश किया जा सके। अंग्रेज अधिकारियों ने इस चेष्टा को विफल कर दिया। वाइसराय द्वारा मध्यस्थता करने पर तिलक को जाने की इजाजत मिली। लंदन में उन्होंने ब्रिटिश संसद के कई सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया। स्वतंत्रता संग्राम का दमन करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने जस्टिस रॉलेट के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की। इसका काम था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित आपराधिक षड्यंत्रों की प्रवृत्ति एवं पहुंच की जांच पड़ताल करना। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य था भारत सुरक्षा कानून के कुछ ऐसे संभागों को बरकरार रखना जिनके तहत प्रशासन को विशाल अधिकार प्राप्त थे। रॉलेट कानून लागू हुआ 21 मार्च सन 1919 को। इसके अंतर्गत सरकार को असाधारण अधिकार मिले। आंदोलनकारियों के विरुद्ध भीषण दंडात्मक और अवरोधक गतिविधियों के उपयोग का अधिकार तथा उन्हें अपील के अधिकार से वंचित कर जल्द मुकदमा चलाने की व्यवस्था। इस कानून को भारतीय नेताओं ने अन्यायपूर्ण, स्वतंत्रता एवं न्याय के सिद्धांतों का विध्वंसक तथा मूल अधिकारों का विनाशक कहा।
कांग्रेस ने गांधी जी से अनुरोध किया कि वे अपने नेतृत्व में इस कानून के विरोध में देशव्यापी अभियान आयोजित करें। साबरमती में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे गांधी जी। उन्होंने एक पत्रिका शुरू की, सत्याग्रह। सत्याग्रह को सरकार ने तुरंत अवैध घोषित कर दिया। जनता ने शपथ ली, हम इस कानून को मानने से सविनय इनकार करेंगे। अपने संग्राम के दौरान लगातार सत्य पथ पर चलते हुए किसी जीवन, जिस्म या जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांधी जी ने घोषणा की, सत्याग्रह आरंभ होगा 30 मार्च 1919 को। हालांकि हड़ताल की तिथि बदल दी गई थी, फिर भी देश के विभिन्न भागों में 30 मार्च को हड़ताल मनाई गई। ग्रामीण अधिकारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए। स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया जामा मस्जिद में। गांधी जी, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा औरों ने प्रार्थना सभाएं बुलाईं अन्य मस्जिदों में। 6 अप्रैल राष्ट्र के लिए अपमानजनक काले कानून के विरोध में देशव्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया। कामकाज ठप कर दिया गया। प्रशासनिक गतिविधियों को मानो लकवा मार गया। सात अप्रैल की रात गांधी जी अमृतसर के लिए रवाना हुए। उन्हें पंजाब पहुंचने से रोका गया। गांधी जी को ट्रेन से उतारकर बंबई भेज दिया गया। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक बीजी हॉर्निमन अंग्रेज होते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खास समर्थक थे। देश से निर्वासित होने पर उन्होंने गांधी जी को लिखा, आखिर मुझे वो ले जा रहे हैं, बिना किसी सूचना के तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ईश्वर आपको भारतीय जनता के सेवा कार्य में शीघ्र सफलता बख्शे। गांधी जी ने बंबई वासियों से कहा कि वे हार्निमन के निर्वासन के विरोध में हड़ताल का आयोजन करें। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी का त्योहार सारे पंजाब में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक समरूपता दिवस के रूप में मनाया गया। शांतिपूर्ण जुलूसों ने एकता एवं राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की। पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर घबरा गया। अमृतसर के जिलाधिकारियों ने 2 माननीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को निर्वासित करके धर्मशाला भेज दिया। परिणाम हुआ तुरंत हड़ताल। पुलिस ने गोलियां बरसाईं। शांतिपूर्ण जुलूस ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। कई इमारतें और संस्थान फूंक दिए गए। कुछ यूरोपीय लोगों की जानें गईं। गवर्नर ने शहर को सेना के हवाले कर दिया। मेजर जनरल डायर ने अमृतसर पर कर्फ्यू थोप दिया। बिना सोचे समझे लोगों को बंदी बनाया गया, मारा गया, कोड़ों से पीटा गया। लोगों को उस घर के सामने रेंगने पर मजबूर किया गया जहां रहने वाली मिस शेरवुड दंगों की शिकार हो गई थी। जनरल डायर ने एक अजीब आदेश जारी कर जन समूहों तथा सभाओं पर रोक लगा दी। आदेश का आम प्रसारण न करके केवल शहर के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया। बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल 1919। 20,000 से अधिक लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने और पुलिस की गोली के शिकार हुए अपने बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए। शांतिपूर्ण सभा अभी जारी थी जब जनरल डायर भी जलियांवाला बाग पहुंचा अपने 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ। सिपाहियों को एक ऊंचे मोर्चे पर पंक्तिबद्ध कर तुरंत गोली चलाने का हुक्म दिया गया।
निकलने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक तंग गली के। शांतिपूर्ण सभा पर 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। अंग्रेजी अभिलेखों के अनुसार 379 लोगों की जानें गईं और लगभग 1200 घायल हुए। कैसा घिनौना अत्याचार, मनुष्य के प्रति मनुष्य की अमानवता का भयावना उदाहरण। सरोजनी नायडू का दुखी हृदय कराह उठा। How shall our love console thee, or assuage thy piteous wound? How shall our grief requite the hate that scourges, and the hands that smite thy loveliness with rods of bitter rage? महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। कई भारतीयों ने अपनी पदवियां त्याग कर मेडल लौटा दिए। पंजाब के गवर्नर ने मार्शल लॉ का ऐलान किया। विद्यार्थियों को हुक्म मिला सरकारी कार्यालयों के सामने परेड करके रोजाना यूनियन जैक को सलामी दी जाए। हवाई जहाजों ने गुजरांवाला के कुछ ग्रामों पर बम बरसाए। कांग्रेस ने अपनी एक जांच समिति नियुक्त की जिसके सदस्य थे C.R. दास, अब्बास तायब जी, M.R. जयकर और मोतीलाल नेहरू। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जलियांवाला हत्याकांड निर्दोष निहत्थे लोगों और बच्चों के प्रति एक घिनौना अमानवीय अत्याचार था। जनता की मांग पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में कमेटी नियुक्त की। पूछताछ गुप्त रूप से की गई। जनरल डायर से पूछा गया, बाग पहुंचने पर तुमने क्या किया? डायर ने जवाब दिया, मैंने गोलियां चलाईं। एकदम से, तुरंत। मेरा ख्याल है कि निर्णय लेने में मैंने 30 सेकंड से अधिक नहीं लगाए। क्या तुमने भीड़ को तितर बितर होने को कहा? मुझे केवल यह एहसास था कि मेरा हुक्म न मानते हुए मार्शल लॉ का उल्लंघन किया गया है। तुरंत गोली चलाना मेरा कर्तव्य था। अधिकांश यूरोपीय लोगों की इस कमेटी ने जनरल डायर के कार्य को उचित ठहराया, लेकिन भारतीय सदस्यों ने जनरल डायर के इस भयावह अत्याचार की कड़ी निंदा की। 1919 की अमृतसर कांग्रेस में गांधी जी ने पहली बार सफेद टोपी पहनी, जो बाद में स्वतंत्रता सेनानियों की वर्दी बन गई। ये टोपी जल्दी ही गांधी टोपी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा, पंजाब का छलनी हुआ हृदय भारतवासियों से एकता की पुकार कर रहा है। भारत माता के उन शहीदों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 की उस घातक बैसाखी के दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। आज स्वतंत्रता की प्रज्वलित ज्योति मूक प्रतीक है उन शहीदों की यंत्रणा की, उनके त्याग की। उन्होंने जीवन त्याग दिया हमें स्वतंत्र जीवन प्रदान करने के लिए।